बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, रेट लॉ एंड स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि रेट लॉ है क्या। रेट लॉ शोज हाउ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे। एक सिंपलेस्ट रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए एंड बी कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। अब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या हम इसे रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और ये क्या है, स्मॉल ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एंड दिस बी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। ठीक है। अब हमारे पास जो आउटलाइन में हम लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के, उनके लिए हमने देखने हैं रेट लॉस। ठीक है। अब ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, जिसमें मेटल फर्दर अटैच है टू द 6 लिगेंड्स। अब इसके पास दो ऑप्शंस है, मैकेनिज्म्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। हमने पहले भी ये पढ़ा है SN1 एंड SN2। दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, ये लिगेंड रिप्लेस होना है L विद इनकमिंग लिगेंड। ठीक है, इसने सब्स्टिट्यूट होना है, रिप्लेस होना है। अब होता क्या है, या तो ये हो सकता है कि ये लिगेंड पहले डिसोसिएट हो जाए, रिमूवल हो जाए इसका। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन 6 का जो कम्प्लेक्स है, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। ठीक है, ये पहला स्टेप क्या है, डिसोसिएटिव स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। इसका रेट कांस्टेंट हम क्या कहेंगे, पहला स्टेप है तो इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K1। उसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल में जिस लिगेंड ने आके अटैच होना था वो अटैक करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप, और वो लिगेंड आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, X आके अटैच हो गया और ये स्क्वायर पिरामिडल से दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सेकंड स्टेप है तो इसका हम रेट कांस्टेंट लिख देंगे K2, और ये स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। अब स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है डिसोसिएटिव स्टेप जिसमें लिगेंड रिमूव हो रहा है, इसी से हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये स्लो स्टेप है, इसके अकॉर्डिंग K1, और अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, ये। ठीक है, ये कम्प्लेक्स, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स Ma5L, मेटल 5 लिगेंड्स एंड 1 L। अब यहाँ पे एक रिएक्टेंट है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लिगेंड के रिमूव होने से पहले, L के रिमूव होने से पहले ही आके जिस लिगेंड ने सब्स्टिट्यूट होना है वो अटैच हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आके 7th लिगेंड अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस में कन्वर्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में, और ज्योमेट्री क्या हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये लिगेंड रिमूव हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 7 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसका रेट कांस्टेंट K1। ये सेकंड स्टेप है, ये क्या है, K2। पहले में X अटैच हो रहा है, दैट मीन्स एसोसिएशन, SN2 एसोसिएशन रिएक्शन है ये, और दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट, जिसमें लिगेंड का रिमूवल हो रहा है। अब ये क्या है, 2 स्टेप, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्लो स्टेप है तो इसका रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स, या ये वाला कम्प्लेक्स। ठीक है, Ma5L, और दूसरा क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, X। ठीक है, X लिगेंड है तो X की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में 2 मैकेनिज्म्स हैं, SN1 डिसोसिएटिव और SN2 एसोसिएटिव, क्योंकि उसमें लिगेंड आके एसोसिएट हो जाता है पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता है कि मैनी रिएक्शंस विच सीम टू बी क्वाइट सिंपलर, यहाँ पे है सिंपलर
आर इंडीड वेरी कम्प्लेक्स, कि जो हमें सिंपल रिएक्शंस नज़र आते हैं एक्चुअली एक मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होते हैं और कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। इन स्टेप वाइज कम्प्लेक्स रिएक्शंस में द ओवरऑल रिएक्शन रेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप अमंग डिफरेंट स्टेप्स, कि मैकेनिज्म में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे है हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर हम इसका मैकेनिज्म लिखें तो हो सकता है ए पहले कन्वर्ट हो बी में, बी क्या है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट फर्दर कन्वर्ट हो दूसरे स्टेप से गुजर के प्रोडक्ट में। ये इसका क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको स्टेडी स्टेट क्या कहते हैं, पहले रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जितना इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है उतना ही इंटरमीडिएट कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स के इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, जितना इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। लेकिन एक फर्दर स्टेज पे आके जब रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, दैट मीन्स के बी की फॉर्मेशन या इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन स्टॉप हो गई है, ओनली कंजम्पशन हो रही है, कंजम्पशन इंटरमीडिएट की हो रही है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक स्टेज होगा जहाँ पे इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, जितना वो प्रोड्यूस हो रहा होगा उतना ही कंज्यूम हो रहा होगा। अब ये स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट रिमेन्स कांस्टेंट। अब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या है, जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो उसका ये फॉर्मूला है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शंस के। डिफरेंट एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल अगर हम देख लें, दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी और वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। अब इसके दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो किसी इंटरमीडिएट में और वो इंटरमीडिएट दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, ठीक है। अब अगर सपोज ये पहला जो है, पहला स्टेप जिसका हमने रेट कांस्टेंट K1 लिखा है वो है स्लो स्टेप, ठीक है। स्लो स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। हम इसका रेट कैसे लिखेंगे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना इजी है। अब किन रिएक्शंस के लिए, जिनमें K2 इज ग्रेटर देन K1, जो सेकंड स्टेप है वो बहुत फास्ट है पहले स्टेप से, तो पहला स्टेप स्लो है और उसी की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम लिखें कि एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि K2 या सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है, ठीक है। अब ये स्लो स्टेप है तो यहीं से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C नहीं है क्योंकि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C फाइंड आउट या इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या थी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, पहले स्टेप में ये फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या होगी इस स्टेप की, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये लिख दिया हमने। दूसरा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। डिसअपीयर कहाँ हो रहा है, कंज्यूम कहाँ हो रहा है, सेकंड स्टेप में। तो इस स्टेप का रेट हम कैसे लिखेंगे, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, उसको हम अलग कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ से हम C की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगी, रेट इंटू ये K2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, और C की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब K2B यहाँ से कट जाएगा और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A,
रिएक्टेंट ए, तो यहाँ पे भी एक ही रिएक्टेंट है, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक थोड़ी और कम्प्लेक्स हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, भी वही है रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म हो क्या हो सकता है कि अगर पहला स्टेप रिवर्सिबल स्टेप हो, ठीक है, ए कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट दोबारा कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट ए में। पहला जो स्टेप है फॉरवर्ड स्टेप, उसका रेट कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे K1, और जो बैकवर्ड है इन्वर्स हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट हम क्या लिख देंगे K-1। सी के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा वो बी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट हमने क्या लिख दिया है K2। अच्छा, अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप स्लो स्टेप हो जाएगा। ठीक है, स्लो स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहाँ से हम रेट लॉ निकाल लेंगे, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2, यहां से क्या हो जाएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमारे पास इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाने के लिए हमने क्या लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कहाँ पे हो रही है, इस स्टेप में। ठीक है, इस वाले स्टेप में, फॉरवर्ड स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये हमने लिख ली। ठीक है, अच्छा जी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। अब डिसअपीयर किस तरह हो रहा है, यहाँ पे दो मेथड से हो रहा है, एक इस इन्वर्स रिएक्शन में और एक इस फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो हम दोनों के रेट्स को प्लस कर लेंगे पहले। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है इन्वर्स रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे K इन्वर्स क्या हो जाएगा, K इन्वर्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, एक ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिसअपीयरेंस हो रही है और दूसरा किस में हो रही है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में। तो उसका हम रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों स्टेप्स में इंटरमीडिएट की डिसअपीयरेंस हो रही थी, एक इन्वर्स रिएक्शन में और एक सेकंड स्टेप में। दोनों के हमने रेट कांस्टेंट लिख लिए, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा K इन्वर्स प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की वैल्यू निकाल लेंगे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय K इन्वर्स प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ से हम C की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, रेट इंटू K2B। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की जगह पे क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमने लिख ली। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, K1 K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय दिस वन। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे आके, इस स्टेज पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, वो दोनों पॉसिबिलिटीज हमें लगानी पड़ेंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि K1 बहुत ज्यादा हो, K इनवर्स बहुत ज्यादा हो K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन B से। ठीक है, तो अब जो कम होगा इतना ये कम है K इनवर्स से कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे तो हम इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख देंगे, K1 K2 ये सारा वैसे ही आ जाएगा, K इनवर्स और यहाँ से ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस तरह लिख दिया। अब ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट K1 K2 और K इनवर्स। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या बाइमोलेक्युलर रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन B बहुत ज्यादा हो K इनवर्स से। तो K इनवर्स बहुत कम है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, K1 K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय, नीचे से K इनवर्स क्या हो जाएगा, निग्लेक्ट, और सिर्फ ये आ जाएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब ये K2B से कट जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये क्या है, अब वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ये है जनरल इक्वेशंस को अगर हम अब अगर हमने कोई एग्जांपल सॉल्व करनी है तो हम देखेंगे सबसे पहले उसका मैकेनिज्म क्या है। ये एक हमने कम्प्लेक्स जो है रिडॉक्स रिएक्शन लिया है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स क्रोमियम का और कोबाल्ट का, ठीक है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ओवरऑल स्फीयर पे चार्ज क्या आ गया 2+, और ये क्या है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हैं और ये क्या आ जाएगा 3+, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं क्रोमियम +3 स्टेट में चला जाता है और कोबाल्ट +2 में चला जाता है। दैट मीन इस कम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किसमें, इस कम्प्लेक्स में, ठीक है। क्रोमियम के कम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है किसमें, कोबाल्ट के कम्प्लेक्स में। तो ये कम्प्लेक्स जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है रिड्यूसिंग एजेंट होगा या क्या होगा रिडक्टेंट, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। यहाँ पे ये क्या है, इसको हम लेंगे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है, ये इन कम्प्लेक्सेस की जगह पे मैंने क्या लिख लिया है रिडक्टेंट, और ये क्या लिख लिया है ऑक्सीडेंट। ये दोनों कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। इन दोनों कम्प्लेक्स में पहले स्टेप में क्या होगा कि प्रीकर्सर्स कम्प्लेक्स आएंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके, ट्रांजिशन स्टेट बने और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद ये क्या हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है उस पर नेगेटिव आ जाएगा। ये सक्सेसर कम्प्लेक्स बन जाएगा और ये फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव पे, ये पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आया क्रोमियम कम्प्लेक्स पे, ये +2 से +3 में चला गया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये +3 से +2 में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इन स्टेप में से कौन सा स्टेप सबसे स्लो स्टेप है। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो फॉर्मेशन होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो क्या है, स्लो स्टेप। दैट मीन्स ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकेंड स्टेप K2, तो रेट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स 2, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास इस कम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है जैसे हम इंटरमीडिएट की करते थे। हमारे पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो हमने स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स है इसकी फॉर्मेशन ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन किस में हो रही है, इस स्टेप में, तो इस स्टेप का हम रेट कैसे लिखेंगे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स, ठीक है। और डिसअपीयरेंस कहाँ हो रही है, यहाँ पे, तो ये सेकंड स्टेप का हम रेट कैसे लिखेंगे, K2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स, ये आ गया। अब इस कम्प्लेक्स की हमने क्या निकालनी है, जो यहाँ पे था कॉन्सेंट्रेशन जैसे हमने इंटरमीडिएट की निकाली थी, तो इसको हम अलग कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा K1 इस कम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू ये पूरी वैल्यू K1 RO की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2 से कट जाएगा, तो रेट क्या आ जाएगा K1 इंटू रिडक्टेंट प्लस ऑक्सीडेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों कम्प्लेक्सेस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये एक ही है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर कम्प्लेक्स।